Hello Visioners, welcome to the VVS. With hope inside, everything is possible in life's fight. क्योंकि लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। अगर युवराज सिंह कैंसर होने के बावजूद भारत को वर्ल्ड कप जिता सकता है तो लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। अगर लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसर से लड़के फिर से साइकिलिंग चैंपियन बन सकता है तो लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी लाइफ की स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार काफ़ी इंस्पिरेशनल है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाकई लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। ही इज़ वन ऑफ द टॉप फैकल्टी ऑफ फिजियोलॉजी फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन इन इंडिया। आप लोगों ने नाम तो गैस कर ही लिया होगा, तो मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर सुमिन मन्ना सर को। So it's an honor to have you. It's my pleasure to be here. Thank you. Sir, please. Today we have with us Dr. Suman Manna, currently Professor of Physiology in Safdarjung Hospital. Sir is author of much loved book Review of Physiology and one of the most admired physiology faculty of NEET PG preparation in India. Along with that, he is also star educator at Prep Ladder. सर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स आपको बेस्ट फैकल्टी ऑफ फिजियोलॉजी इंडिया बोलते हैं तो हाउ डज दैट फील? इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि Yes, बहुत खुशी आती है एंड वो जो खुशी आती है ना वो पूरा अंदर से आता है। यस सर, समटाइम्स स्टूडेंट जब बोलते हैं ना तो कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यस कभी हम थैंक यू बोल के छोड़ देते हैं। यस सर, बट वो जो खुशी है ना वो मतलब वर्ड में डिस्क्राइब नहीं हो सकते हैं। एंड ये स्टूडेंट का जो मेरा रिव्यू मेरा बारे में अच्छा बोलता है तब उसको Yes, हम sir. क्या करते हैं, उसको हम मानते हैं कि इट्स अ वैलिडिटी फॉर माय टीचिंग, कि जो मैंने हार्ड वर्क किया वो sir. हार्ड वर्क स्टूडेंट को अच्छा लगा, उनको बेनिफिट आया। यस सर। तो इसीलिए ये जो स्टूडेंट का फीडबैक है, सो थैंक यू स्टूडेंट, गिव दिस काइंड ऑफ फीडबैक, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो। सर आपके स्टूडेंट्स आपको एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक मेंटर के तौर पे भी देखते हैं। जब आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है तो उसमें सिर्फ हम समझते नहीं हैं बल्कि एक होलिस्टिक वे में हमको चीज़ें समझ में आती हैं। एज अ डॉक्टर हम एक होलिस्टिक वे में कि पेशेंट को कैसे अप्रोच करेंगे तो तब हमें फिजियोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सर आपके हिसाब से व्हाट मेक्स टीचिंग फिजियोलॉजी सो स्पेशल फॉर यू एंड आपको क्यों लगता है कि स्टूडेंट्स आपसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं? एक्चुअली ये जो मेरा टीचिंग स्टाइल एंड ये जो पढ़ाने का जो तरीका, ये बेसिकली मेरे को लगता है कि मेरा पापा से आया, फादर से। अच्छा, माय फादर इज़ अ टीचर, अभी तो ओके, रिटायरमेंट हो चुके, बट पापा क्या करते थे ना कि हम जब छोटे थे यस सर। तो कभी कभी मेरे को पढ़ाते थे। अच्छा, पापा जियोग्राफी का टीचर थे स्कूल टाइम पे, स्कूल टाइम पे। ओके, तो वो जो पापा का पढ़ाने का जो स्टाइल था ना, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में कुछ ओके, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिखा देते थे। ओके, एंड बीच बीच में मेरे को सिखाते थे कि देखो यहाँ पे डायग्राम देना कितना ज़रूरी है, ये डायग्राम में ये क्वेश्चन का कितना, आंसर का कितना वैल्यू बढ़ रहा है, इसका प्रेजेंटेशन कितना इम्प्रूव हो रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से लगता है वो जो चीज़ ना वो समहाउ मेरे अंदर कभी वो मेरे अंदर आ गया, मतलब मैं बोलूँगा। तो अभी भी आज जब हम फिजियोलॉजी टीचिंग में जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी टॉपिक को उसको सिंप्लीफाई करना, उसको बुकिश लैंग्वेज ना यूज़ करके ओके, सिंप्लीफाई सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट को एक्सप्लेन करो। एंड बीच बीच में जो डायग्राम जहाँ पे लगे, फ्लो चार्ट जहाँ पे लगे, ये सब हम यूज़ करते हैं। एंड और एक जो होता है, मैं ऑलवेज क्या करता हूँ कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में सोचता हूँ। जब भी कोई टॉपिक हम प्रैक्टिस करते हैं खुद पढ़ाने से पहले, तो हम सोचते हैं कि इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आएगा। इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, मेरे को समझ में आ रहा है क्या? ओके, मेरे को समझ में नहीं आएगा तो वो स्टूडेंट को भी समझ में नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो वो हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में लेक्चर को रखने के लिए स्टूडेंट के एंगल से आप एंगल सोचते से बिल्कुल सोच के। एंड और एक जो ट्रिक हम फॉलो करते हैं वो है कि क्लास में जब भी लेक्चर लेने जाते हैं ना, हैं? यस सर, तो हम जानते हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट होगा जो बहुत ही मीडियोकर होगा, हाँ, यस एंड सर, कुछ कुछ स्टूडेंट होगा जो बहुत ही जीनियस टाइप का होता है, यस सर, क्लास में यस, मिक्सचर रहता है। तो हम ऑलवेज ना मिडिल वाला स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो हाई एंड स्टूडेंट है, जो जीनियस स्टूडेंट है, उसको भी थोड़ा सा समझ बेनिफिट में हो आ जाएगा, जाएगा। और जो मीडियोकर स्टूडेंट है उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। हुँ,
आप अपना टीचिंग को ऐसे मॉडिफाई करोगे तो वो स्टूडेंट को अच्छा लगता है, जो मैंने देखा। तो मेरे ज़्यादातर ख्याल स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। ये समझ में आ जाता है, तो वो ठीक मेरे है। ख्याल से यही है जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि आपके फादर आपको पढ़ाते थे, तो स्कूल टाइम पे आप मतलब कोचिंग वगैरह या कुछ ट्यूशन लेते थे नहीं, या आपके स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं लेते थे। उस टाइम में क्या होता था, हम गांव से बड़े हुए हैं। यस सर। मेरा जो गांव है दैट इज़ जो वेस्ट बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, जयपुर विलेज। यस सर। तो वहीं पे हम लोग क्या करते थे, जो स्कूल टीचर है उसी से कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लेते थे, जैसे फिजिक्स एंड इंग्लिश। यस बट सर। एज ए फॉर्मल कोई कोचिंग नहीं थे। आपके फादर किस सब्जेक्ट के थे टीचर? फादर इज जियोग्राफी टीचर। अच्छा अच्छा। तो कैलकाटा में ही थे वो हाँ, हाँ। तो सर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इंस्पिरेशन। आपकी जो जो टीचिंग जर्नी है इसके बारे में बात करते हैं। तो सर एमबीबीएस से लेके जब आप एमबीबीएस में आपने एडमिशन लिया था और अब आप फिजियोलॉजी के टॉप फैकल्टी हैं इंडिया की, तो ये जर्नी कैसी रही इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये जो जर्नी है बेसिकली, माई MBBS इज़ फ्रॉम नीलोत्तम शॉकर मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी 2006 में। यस तो इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद कुछ दिन मेरे को हाउस जॉब करना पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। ओके सर। उसके बाद मेरे को एक बार डिप्लोमा साइकियाट्री में चांस मिला था, वो भी मैंने 1 साल किया था। यस सर। बट अल्टीमेटली जब एम्स में चांस मिल गया था तो आई टुक एमडी दिस के लिए? चांस, MD के लिए, MD फिजियोलॉजी, दैट इज़ इन 2009। तो सर फर्स्ट ईयर से मैं जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो आपका तभी से फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि एमबीबीएस के बाद आपको आइडिया आया कि फिजियोलॉजी लेते ना, हैं? आई थिंक फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद कोई भी फिजियोलॉजिस्ट बनना नहीं चाहता है। यस सर। अब कोई भी MBBS स्टूडेंट को पूछ लो, नो वन विल से कि आई वांट टू बिकम ए फिजियोलॉजिस्ट, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्शन फॉर मी ऑल्सो। जो फिजियोलॉजी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो मेरा एम्स दिल्ली में हुई है एडमिशन लेने के बाद। सो पीजी लेने के बाद? यस, तो सर पीजी लेने के पीजी बाद आपने ली वो आउट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ली थी? एक्चुअली माई मेन टारगेट था कि पैथोलॉजी लेना। ओके। बट ऑल इंडिया में रैंक जो आया था उसमें मिल तो रहा था बट नॉट फ्रॉम ए गुड कॉलेज, सो मतलब दैट्स व्हाई आई आपका डिडंट। आपकी प्रेफरेंस थी कि अच्छे कॉलेज से भी करना है, अच्छे कॉलेज ये से भी भी करना आपका है, राइट, कंसिडर कर रहे राइट। थे आप? ओके। तो सर जब आपने पीजी में एडमिशन लिया एम्स दिल्ली में तो आपका वहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस? एम्स दिल्ली इज़ लाइक ए ड्रीम, यू नो, कि यस सर। फॉर एवरीबॉडी इट्स अ ड्रीम। ड्रीम कॉलेज। सो मैंने बताया कि मेरा गांव में आई बॉर्न एंड बॉट अप इन विलेज। यस सर। So from there, Neelattam Sakar Medical College in Kolkata, यस and from Kolkata to एम्स दिल्ली। सो आप Yes, sir. समझ सकते हो, इट्स लाइक ए कि एक विलेज बॉय को लेके आप कोई फैशन शो में पहले खड़े कर दोगे, हाँ। तो उसका जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग मेरे अंदर था व्हेन आई गॉट एडमिटेड टू एम्स। यू नो कि द वाइब ऑफ द एम्स, द कैंपस ऑफ द एम इज़ सो लाइव दैट यू विल एन्जॉय इट। यस सो उसके सर। बाद क्या होता कि MD फिजियोलॉजी एम्स में लेने के बाद जब ऑल इंडिया में रैंक आया, उस टाइम Yes, में sir. ऑल इंडिया पीजे होता था, यस तो ऑल सर। इंडिया में रैंक आया, वो भी ख़राब नहीं थे, ठीक ठाक रैंक थे। तो मतलब मेरा स्टेट में हम लेना चाहते तो इवन मेडिसिन भी मिल सकता था। ऑल बट वो इंडिया जो अभी नीट पीजी होता है? अभी जो नीट पीजे होता है, तो यस सर। उसमें मेरे को रैंक आ गया था एम्स में एडमिशन लेने के बाद भी। ओके। बट एम्स में वो जो ग्लैमर था ना, उसमें हम खो गए थे, खो चुके थे। तो बेसिकली इसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को और वापस जाना है। आपको एम्स का जो एटमॉस्फेयर था वो यस, अच्छा द लग रहा वाइब था? ऑफ एम्स यू कैन से। और इसके अलावा डिपार्टमेंट में कैसा माहौल था सर? डिपार्टमेंट वाज वेरी नाइस। मैं तो बोलूँगा कि जो चीज़ मैंने फिजियोलॉजी में लर्न किया, लाइफ में लर्न किया, यस सर। एम्स हैज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट। ओके, वहाँ पे जो मेरा कुछ कुछ सीनियर थे एंड कुछ कॉलीग्स थे, वो आर वेरी वेरी गुड। मतलब वो मेरे को सिखाए थे कि इवन हाउ टू राइट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर, दैट लेटर कैसे परफेक्ट होना चाहिए। इफ़ यू आर मेकिंग अ पावर पॉइंट ऑल्सो, हाउ दैट पावर ओके। पॉइंट शुड बी मेक्ड परफेक्ट। सो Okay. वो जो थिंग्स मैंने सीखा था ना एम्स में, वो दैट्स अ लाइफ लेसन फॉर मी। So it's a significant career shift for me from Kolkata to एम्स दिल्ली। और टीचिंग में भी आपको हेल्प हुई होगी, जो टीचिंग की आपकी जर्नी है उसमें भी आप
ये Yes. जो So, um, when you are doing MD physiology as a PG resident, so you know कि you have to take practical classes. यस So that time I also learned many things कि how to teach student, how to approach a topic. So ये सब एम्स में ही लर्न हुए थे. तो सर जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपको स्टार्टिंग में नर्वसनेस हुई, कुछ डिफ़िकल्टीज आई? Yes, obviously जो टीचिंग का जो जर्नी होता है, कोचिंग का जो बेसिकली टीचिंग होता है ना, उसमें Yes, थोड़ा सा नर्वसनेस तो था, बहुत ज़्यादा ही था. मेरा जो कोचिंग का जर्नी है वो सबसे पहले मैंने एक डेंटल कोचिंग से स्टार्ट किया था. ये सर कौन से ईयर की बात हो रही है? कौन ये से है year में? 2012. आपका सर एक बार एमबीबीएस बैच आप बताएंगे So स्टार्टिंग से? MBBS in 2006 I finished my internship. ठीक I है was सर. medicos 2000. 2000 बैच था आपका, Right. 2006 में में इंटर्नशिप आपकी खत्म हुई. इंटर्नशिप कंप्लीट ठीक होगी. है. ठीक है सर. उसके बाद 2009 में मैंने एम्स में एडमिशन ले लिया. MD ख़त्म करने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने SRCP ज्वाइन किया 2012 12. में. And from that year onward I started coaching a little bit. ओके सर. एंड जो पहला कोचिंग था वो एक डेंटल कोचिंग से मैंने शुरू किया था. यस सर. सो उसमें नर्वसनेस तो था, बहुत ज़्यादा ही था. एंड वो क्या होता, पहला क्लास में मैंने लेट हो गया था. अच्छा. दिल्ली मेट्रो लिए थे और दिल्ली मेट्रो में पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था. तो कहाँ पे था सर ये कोचिंग? ये साउथ दिल्ली में आई थिंक नियर टू पटेल नगर. आई थिंक साउथ दिल्ली नहीं, पटेल नगर के कुछ कोचिंग सेंटर था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट. ओके सर. बट पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था. तो ऑब्वियसली इट इज़ योर फर्स्ट कोचिंग क्लास यस सर. एंड और यू आर already- लेट इन द क्लास. बट क्या हुआ था कि वो क्लास अच्छा गया था, क्योंकि मेरा जो फॉर्टे है ना वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ओके सर. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया था अच्छा अच्छा. एंड वो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा था. तो देन आई गेट कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आई कैन डू इट. ओके. पहली क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि confidence आप आ गया था. नर्वस थे ऑल्दो, बट एंड में आपको लगा कि क्लास अच्छी गई. राइट. एंड उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ते गया. एंड तो सर प्रेप लेडर के साथ जुड़ने का मौका कैसे मिला? प्रेप लेडर का जो जर्नी है वो फर्स्ट जो प्रेप लेडर मेरे को अप्रोच किया था दैट इज़ इन 2017. 2017. ओके. Okay. But that time I refused because of multiple things. That time I was engaged in offline coaching also. So ओके. and that time I was a little bit famous in offline coaching also. So that was pre-COVID. ऑफलाइन में सर आप डेंटल, आपने स्टार्ट डेंटल से किया था, बट उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े थे? हाँ, उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, मतलब अच्छा. आपको पता होगा कि जब एक बार थोड़ा सा आपका नाम आ जाता है, स्टूडेंट जब आपको Yes, लाइक sir. करने लगता है, तो मल्टीपल कोचिंग सेंटर अप्रोच करते हैं. यस सर. सो फ्रॉम डॉक्टर भाटिया, PGDIMS, ओके सर. मल्टीपल कोचिंग सेंटर में मैंने पढ़ाया था. बट प्रेप लेडर का जो ऑनलाइन इसका फर्स्ट मेरे को अप्रोच 2017 में किया था वो लोग. 2017 में सर उतना ऑनलाइन कोचिंग उतना स्टार्ट हुआ नहीं था. नहीं नहीं. हाँ, दैट्स मैंने बोला ना, हाँ. प्री कोविड एरिया, Yes, प्री sir. कोविड एरा. तो प्री Yes, कोविड sir. एरा में ऑफलाइन ही प्रीडोमिनेंट था, है ना. यस सर. एंड उस टाइम में हम भी ऑफलाइन में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए somehow I refused. But later on, Prevlator again approached me in 2022. ओके सर. So that time I accept कि now it's a post-COVID era. Students are liking the online कोविड में classes. तो सर हम लोगों ने सब पूरा लोग- ऑनलाइन ही पढ़ा था. सब लोग ऑनलाइन में एडजस्ट हो गया था. Everybody knows कि how to deal with the online classes and all. यस सर. So then I took the opportunity and I started recording the video from 2022. आपको बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? जो आप अपने रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी बुक लिखी है, उसका आइडिया सर आपको कहाँ से आया? ओके. सो ये जो रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, इट्स अ बेसिकली नॉट अ फॉर्मल टेक्स्ट बुक बट टेक्स्ट प्लस MCQ बेस्ड बुक. सो व्हेन पीजी ओरिएंटेड है. PG oriented, mainly for the PG entrance. यस सर. So when I was involved in offline coaching, तो मेरा थोड़ा सा जब नाम आ गया था ऑफलाइन कोचिंग में, यस सर. तब स्टूडेंट का ही डिमांड आया कि सर आप एक किताब लिख दीजिए, तो सो दैट ओके. जो लोग आपका ऑफलाइन क्लास ना कर पाते हैं तो वो आपका किताब पढ़ लेगा. यस सर. तो देन आई थॉट कि इट्स अ नाइस आइडिया. सो
स्टूडेंट्स के सजेशन से आपको आइडिया है सजेशन कि से बुक लिखनी सजेशन से, चाहिए, हाँ। वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बट उसमें क्या होता है, टाइम नहीं मिलता था। यस सर। But when I joined Himalayan Institute in Dehradun, in between after finishing my senior residency, I joined as an assistant professor in Himalayan Institute of Medical Science, Dehradun, ओके सर। from 2015 to 2017. So अ, that was the time जब मेरे को टाइम मिलता था। तो वो 2015 में मैंने ये पहले किताब लिखना शुरू किया। ओके। एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक was published in 2016. ओके। तो सर जब आपकी किताब पब्लिश हुई और स्टूडेंट्स का रिव्यू आपने देखा कि बहुत अच्छा आ रहा है, तो कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली जो फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक होता है ना, कोई भी ऑथर के लिए वो बहुत ही मेमोरेबल होता है। यस सर। तो मेरा किताब आने के बाद भी इट वाज वेरी फेमस, ऑल ओवर इंडिया फेमस हो गए थे। एंड मतलब बहुत अच्छे से सेल हो रहा था, स्टूडेंट का अच्छा अच्छा रिव्यू भी आ रहा था। बट एक मेरे को रिव्यू आज भी याद है। डॉक्टर रेबेका जेम्स बायोकेमिस्ट्री का फैकल्टी है। यस सर। यस सर। मैम वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बिकॉज दैट टाइम हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, मिलते रहते थे। यस सर। तो मैम का कॉल आया किताब पब्लिश होने के कुछ दिन बाद। ओके सर। सी टोल्ड कि सोमेन योर बुक इज सेलिंग लाइक ए हॉट केक, स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट। सो दैट इज़ द वन कॉम्प्लीमेंट यू नो कि आई स्टिल रिमेंबर टुडे। एंड वो आपको फीलिंग आ जाता है कि किताब अच्छा चल रहा है। मैम आपकी सीनियर हैं कि? ये तो मेरे को पता नहीं है मैम, बट वी आर कॉलीग वेरी। ओके। मैम का किताब उससे पहले आ गई थी, अच्छा, मैम ने ऑलरेडी बुक लिख बायोकेमिस्ट्री का। रखा था, तो हाँ हाँ, मैम को फिर मैम आइडिया ने था। हाँ, अप्रिशिएट किया, सो तो आपको लगा राइट कि हाँ। राइट। तो अच्छा। वो मेरा अभी भी मेमोरी में रह गया वो। ओके सर। मैम के साथ अभी भी आप कांटेक्ट में? यस सीज। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि एज अ टीचर तो हम जानते हैं कि आप काफ़ी डिवोटेड टीचर हैं, बट पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं? पर्सनल लाइफ आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, और आप इतने हेक्टिक शेड्यूल है आपका, कैसे मैनेज करते हैं सारा टीचिंग एंड पर्सनल लाइफ, वो आप एक बार बताइए। So my personal life is very boring, you know कि I'm a very regular person. हम मॉर्निंग में मोरलेस एट आपके एट। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? सो अभी दिल्ली में हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। मेरे साथ मेरा वाइफ एंड बेटा 12 साल का, एंड माई मदर इन लॉ। आप 4 लोग रहते 4 लोग रहते हैं। सो जो मैंने बोल रहा था कि मेरा डेली रूटीन इज़ वेरी बोरिंग, क्यों मैंने बोला, क्योंकि आई एम ए लेट राइजर। मॉर्निंग में बहुत सुबह हम उठ नहीं पाते, तो आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग 8:30 AM। उसके बाद रेगुलरली टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू योर हॉस्पिटल, डू द जॉब देयर, एंड अगेन कम बैक होम एट अराउंड 4:35, एंड देन इट्स अ फैमिली टाइम ऑन टाइम। दैट्स द डेली रूटीन। तो सर इस बीच जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आप, वो और आपके बुक के जो एडिशंस आते रहते हैं, तो साथ में वो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये बहुत ही कम पार्ट ऑनलाइन। एक बार आप रिकॉर्डिंग कर दोगे ना, कंप्लीट ओके सर। वीडियो रिकॉर्डिंग, यस सर। उसके बाद जो डे टू डे ऑनलाइन क्लासेस आते थे यूट्यूब के लिए, प्रमोशन के लिए, वो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। तो दैट आई कैन मैनेज वंस इन ए वीक, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वीकेंड पे आप मैनेज वीकेंड में कर हो लेते जाती है। एंड किताब का भी साल में एक बार ही एडिशन आता है। हैं? यस सर। सो यू हैव टू वर्क मे बी 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, लिटिल लिटिल करके, बट वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। उसके बीच में मेरा ये बोरिंग लाइफ अफेक्टेड नहीं होती है। मतलब जैसे आप बुक का नया एडिशन आता है, तो उसमें अपडेट्स डालने हैं, या फिर पैटर्न आप अभी हम देख रहे हैं कि पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है नीट पीजी का, INICET का, तो उसके साथ आप मतलब कैसे मॉडिफिकेशंस करते हैं अपनी टीचिंग स्टाइल और बुक में? उसमें वर्कआउट करना ही होती है। Yes. टीचिंग स्टाइल में भी आपको अपग्रेड करनी होती है अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड, एंड फॉर द बुक्स ऑल्सो इफ़ देर इज़ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन आपको करने होते हैं वर्कआउट। बट वो जो वर्कआउट होता है वो अभी मेरे के लिए ईजी हो गया, बिकॉज आई नो कि कैसे उसको लिखना होती है, कौन सा चीज़ चेंज करना होगा। Okay. फर्स्ट एडिशन लिखने में बहुत टाइम लगा था, इट वॉज अराउंड 1 ईयर। बट उसके बाद जो नया नया एडिशन आता है उसमें
आप भी ऑथर हो तो आप भी सीख जाओगे आप भी बीच में कि एडिशन निकालना बहुत मुश्किल नहीं होती है, बट जो फर्स्ट एडिशन होता है दैट इज़ द मेन थिंग। सो अब मैनेज हो जाती है। तो सर अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी लव स्टोरी के बारे में कि आप मैम से कैसे मिले पहली बार, और आगे उसके बाद शादी, और अभी कैसा चल रहा है सब। सो मैंने बोला कि 2000 में हम एमबीबीएस में एडमिशन लिए थे। 2000 बैच है आपका। मेरा जो लव स्टोरी वो 2001 में शुरू हुई थी। ओके सर। सो माय वाइफ इज़ अ डेंटिस्ट। मतलब मैम सेम कॉलेज में थे? नहीं, सेम कॉलेज तो डिफरेंट नहीं कॉलेज थे, में थे। डिफरेंट कॉलेज थे, एंड वो भी मेरा कॉलेज के पास नहीं थे। एंड उस टाइम हम इतना हैंडसम भी नहीं थे, तो यू कैन गेस कि लाइफ शुरू करने के पहले कुछ कैटलिस्ट ज़रूरी होता है। यस सर। तो मेरा लव स्टोरी में भी ऐसे कैटलिस्ट था एक। वो कौन था? मेरा जो रूममेट थे, सीनियर सर। रूममेट, ही वॉज द कैटलिस्ट। रूममेट सीनियर मतलब समझा नहीं मतलब सर। हम लोग क्या करते थे, जो नीलोत्पम सबका मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में यस। हम हॉस्टल में रहते थे, ओके सर। एंड एक हॉस्टल में एक रूम में 4 लोगों को शेयर करना पड़ता है, 4 स्टूडेंट्स। तो सर सेम बैच के नहीं रहते? नहीं, सेम बैच का नहीं देते थे। उसमें क्या अच्छा। होता है, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कि सीनियर होगा तो ही विल एक्ट एज अ मेंटर। सो ओके। ऑलवेज द जूनियर शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर। सो ओके। एक रूम में डिफरेंट बैच का स्टूडेंट रहते थे। तो सर उस टाइम तो रैगिंग भी ज़्यादा होती थी, तो ऐसे एक रूम में मतलब जैसे हमारा कॉलेज में हम्म, रैगिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, मैं बोलूँगा बिल्कुल ही नहीं था। इन बिल्कुल। 2000 व्हेन वी टुक एडमिशन, दैट टाइम देयर वाज नो रैगिंग। आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट मेरा कॉलेज में रैगिंग नहीं था। ओके सर। तो ये जो मेरा रूममेट जो मेरा सीनियर था, रैगिंग ना करके मेरे को हेल्प किया था इन माय लव लाइफ, यू कैन से लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई आई से कि ही वाज द कैटलिस्ट इन माय लव स्टोरी, माय सीनियर। थोड़ा इलेबोरेट करोगे सर, मतलब कैसे अच्छा, ये मिले, भी कैसे तुमको मतलब, हाँ। इलेबोरेट करना चाहिए था। एक्चुअली माय वाइफ शुभा लक्ष्मी, जो मेरा रूममेट मैंने बोला ना, मेरा रूममेट का रिलेटिव थे। ओके। ओके, सो दैट रूममेट वन डे टोल्ड मी कि चलो तुमको किसी से मिलाते हैं। अच्छा। सो ही हेल्प मी इन दैट वे, एंड उसके बाद ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बोला आउट ऑफ द चलो। बॉक्स, मे बी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आ गया था, बट मतलब आपकी कुछ उनके साथ होगा। बॉन्डिंग अच्छी होगी हाँ, तो उनको बॉन्डिंग बहुत मे बी अच्छा, लगा। हाँ, ये ओके। बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, मे बी ओके। वो बॉन्डिंग एंड नॉट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन एमबीबीएस, आई थिंक माय सीनियर वाज ऑब्जर्विंग मी कि हम कैसा है, अच्छा बंदा अच्छा। ठीक है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ आपका इंटरव्यू चल रहा था पहले एग्जैक्टली से। बेसिकली। सो इन बिटवीन मेरा शायद इंटरव्यू चल रहा था, वो मेरे को पता नहीं चला, बट ही हेल्प मी। तो सर आप पहली बार मैम से कब मिले थे, कहाँ पे मिले थे? सो पहले तो फ़ोन पे बात करते थे, उस टाइम में मोबाइल इतना नहीं थे। तो जब मोबाइल, इंट्रोड्यूस कराया था आपके जो हाँ, फ्रेंड थे सीनियर, उन्होंने आप फ़ोन पे बात कराई थी, हाँ, फ़ोन उसके पे आप बाद लोग बात। लैंडलाइन पे हम लोग हम्म, बात किया कुछ दिन। ओके। कुछ दिन बात करने के बाद जब लगा कि ठीक है, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तब हम लोग प्लान किया कि चलो नाउ लेट्स गो फॉर ए डेट। ओके सो सर। वही शुरुआत थी ये बेसिकली। 2001 की बात है। 2001 की बात है। ओके सर। इंटर्नशिप के बाद मैंने कलकत्ता में 1 साल हाउस जॉब किया था, मैंने बोला। उसके बाद मैंने 1 साल जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट में डिप्लोमा किया था। उसके बाद मेरे को एम्स में 2009 में एमडी मिल गया था। तो इंटर्नशिप के बाद और पीजी की जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, उस बीच में आप मैम के टच में थे, मतलब क्योंकि मैम अलग कॉलेज में थे डेंटल में। बिल्कुल टच में थे, पूरा टाइम ही हम लोग टच में थे। सो एमडी में एडमिशन लेने के बाद 2009 में, इन 2010 मतलब मेरा जो सेकंड ईयर एमडी है, उस टाइम में हम लोग डिसाइड किया अब शादी कर लेते हैं। ओके। सो 2010 में हम लोगों का शादी हो गई थी। तो सर यंग डॉक्टर्स जो एमबीबीएस में है, रिलेशनशिप में है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे हैंडल करें दोनों चीज़ें, क्योंकि आपने जो प्रोफेशनल लाइफ है प्लस पर्सनल दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो मेरे को लगता है कि जो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इनको बैलेंस करने के लिए यू टॉक विथ योर पार्टनर एंड सेट प्रायोरिटीज़ कि आपका पहला गोल क्या है। दोनों में ओपनली बात करो
कि पहला टारगेट है पीजी एग्ज़ाम निकालना, कि पहला टारगेट है एमबीबीएस, जो भी है जो भी वो कर रहे हैं। बात करके करना चाहिए। एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड योर गोल शुड बी रियलिस्टिक, जो मेरे को लगता है वो होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होनी चाहिए। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में क्या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों में ही, दोनों में? क्योंकि हम दोनों का जो रिलेशनशिप था ना, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो रियलिस्टिक था बेसिकली, कि हम लोग फेरी टेल में नहीं जाते थे कि जो है सब है, उसको लेके ही हम लोगों को चलना होगा। सो आई बिलीव इफ इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ यू मेंटेन दैट थिंग, सो दैट इज़ बेटर। तो आप जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे पीजी की, तो मैम सपोर्टिव थे उस टाइम काफ़ी? She is always supportive for everything in my life, starting from my career journey, starting from my married life, everywhere she is always supportive. तो पार्टनर का सपोर्टिव होना पर्सनली प्रोफेशनली वो समझे, वो Exactly. काफ़ी ज़रूरी है। So you can say कि made for each other with realistic goal. So ओके। that can you लॉन्ग can टर्म say अगर चलाना है तो yeah, उसके लिए yeah, रियलिस्टिक गोल्स yeah. होना ज़रूरी है। सर अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी पर्सनल फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? Uh, I'm a very positive person. ओके सर। So I say that think positively and act accordingly. कुछ भी लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, सो आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन ए पॉजिटिव मैनर, बिकॉज मेरे को जो लगता है ना कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, सो आपका सब कुछ भला होगा, आप वहीं पे जाके पहुंचोगे। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, तो उसी जगह पे ही पहुंच जाओगे आप। नेगेटिव थिंकिंग जहाँ पे आपको लेके जा रहा है उसी जगह पे ही पहुंच जाओगे। बट इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं होगा, यस सर। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आपको जो आपका जो एक्शन है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। वट एवर यू आर डूइंग दैट ऑल्सो शुड बी इन ए पॉजिटिव मैनर। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आप एक्शन में भी दिखनी एक्शन में चाहिए। भी आपको दिखनी चाहिए, तभी वो होगा। बट सर हर टाइम इंसान पॉजिटिव नहीं रह पाता। जैसे लाइफ में काफ़ी टफ फेजेस आते हैं, जब आप पॉजिटिव नहीं रह पाते तो उस टाइम पे कैसे डील करते हैं आप? बिल्कुल। सो यहीं पे ना एक छोटा सा एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। यस सर। आर्थर एशे, ओके। नाम सुना नहीं होगा। ही वॉज अ नहीं वेरी सर। फेमस टेनिस प्लेयर। ही वॉज अ विनर ऑफ ग्रैंड सम 3-4 times, including the Wimbledon tennis champion. So that's a old story, I think 1975 का story है। यस सर। So Arthur Ashe, he was later on diagnosed with AIDS ओके। because of blood transfusion. ओके। So कुछ इंजरी हुई थी, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुई एंड एड्स हो गया था। तो जब एट दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि एड्स का ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं तब थी, वहाँ इनिशियल इनिशियल नहीं पीरियड हुआ था। था। सो देयर वाज ह्यूज सफरिंग। आर्थर एशे वाज सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो दैट टाइम वन ऑफ द फैन फॉलोअर, जो आर्थर का फ़ैन थे, तो एक क्वेश्चन पूछा था, एक ईमेल करके उनको पूछा था कि भगवान ने आपको ही ये बीमारी क्यों दिया, आपको इतना सफरिंग क्यों हो रहा है, वाई गॉड हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ बैड डिजीज टू यू। तो उसमें ना एक आर्थर एक बहुत अच्छा बात बोले थे। वो क्या था कि इन यूएसए 50 मिलियन किड्स स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, उसमें से ओनली 50 रीचेस द ग्रैंड सम। यस एंड वो 50 में से 4 लोग पहुंचते हैं सेमीफाइनल में, उसमें से 2 पहुंचते हैं फाइनल में, एंड उसमें से एक विनर होता है। तो एक विनर हम एक बार हुए थे। तो जब हम विनिंग के बाद, व्हेन आई वाज होल्डिंग द ट्रॉफी इन माय हैंड, यस सर। आई नेवर आस्क्ड गॉड दैट व्हाई मी, व्हाई आई एम द विनर। सो व्हेन आई एम सफरिंग, व्हाई आई शुड आस्क गॉड दैट व्हाई इट्स मी। सो इसका जो बॉटम लाइन है ना, कि ज़िंदगी में सफरिंग आएगा, ज़िंदगी में चैलेंज आएगा, बट वो चैलेंज में आपको ये नहीं होना है कि व्हाई गॉड हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ चैलेंज टू मी। But my thought is that you should pray to God that please give me strength to overcome these challenges. That should be the motto. तो challenges आएगा, प्रॉब्लम आपका आएगा, बट वो प्रॉब्लम को लेके, सबका लाइफ में प्रॉब्लम है। Yes, हम sir. कभी कभी सोचते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन माई लाइफ, बट ये सही नहीं है। आप दूसरे के साथ बात करोगे तो Yes, शायद sir. उसका प्रॉब्लम आपसे भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, बट उसको साथ में लेके आपको गॉड को प्रे करना होगा कि गिव मी स्ट्रेंथ
to overcome this challenge. So that's should be the ideal thinking. प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन करने की बजाय कि क्यों आई, आप उसको Exactly. सॉल्व कैसे करें उस पर फोकस करना Exactly. चाहिए, Exactly. और बाकी यूजुअली टाइम में पॉजिटिव रहना चाहिए। Right. सर आप खुद किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? When I was a student, जब छोटे थे, क्लास स्कूल में जब स्टूडेंट थे, एट दैट टाइम स्वामी विवेकानंद वॉज माई इंस्पिरेशन. ओके, सो विवेकानंद का जो लाइफ स्टोरी, उनका जो वर्क एंड ऑल, आई वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई स्वामी विवेकानंद. टिल टुडे ऑल्सो आई फॉलो हिम. बट नाउ इट इज़ क्या होता है कि आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबॉडी. If I get any inspiring story in a newspaper or in social media, सपोज़ कोई स्टूडेंट जो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसको मेडिकल में चांस मिल गया, सो आई टेक दैट ऑल्सो एज एन इंस्पिरेशन. स्टूडेंट से भी आप इंस्पिरेशन लेते हैं? एग्जैक्टली कोई भी इंस्पायरिंग स्टोरी, हार्ड वर्क करने के बाद उनको मौका मिल गया कोई अच्छे जगह पे, सो आई टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन कि उनके लिए इतना हार्ड लाइफ है, उसके बाद भी MBBS में एडमिशन मिल गया. So Yes, sir. why we are complaining about our life? So that way I take inspiration from day-to-day life today. सर हर इंसान की लाइफ की जर्नी में फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपकी फैमिली का कैसे रोल था बचपन से लेके अभी तक, आप बताएंगे? My father is a teacher, and mother is a housewife. ओके सर. So basically जो मैंने MBBS में एडमिशन लिया था, तो मेडिकल लाइन लेके मम्मी पापा को इतना आइडिया नहीं था. ओके सर. सो जितना सारा डिसीजन था MBBS में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, वो सब मैंने ही डिसीजन लिया था. बट इसके बीच में फैमिली का जो सपोर्ट था वो कंप्लीट सपोर्ट था. मतलब जो डिसीजन हम ले रहे हैं, फैमिली सपोर्टेड कम्प्लीटली. कि डिसीजन लेने में वो आपको एडवाइस नहीं करे, लेकिन लेने आपने में डिसीजन ले लिया. एग्जैक्टली बट जो डिसीजन मैंने लिया, दे हैव ट्रस्ट ऑन मी कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं ओके. दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट फॉर एवरीबॉडी. सो वो सपोर्ट जो होता है, फैमिली सपोर्ट, वो कंप्लीट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. मेरे को लगता था कि माई फैमिली इज़ देयर ऑन माई बैक, सो वट एवर आई एम डूइंग वो अच्छा ही होगा, ऐसे टाइप का था. तो सर फैमिली में पेरेंट्स के अलावा आपके सिबलिंग्स कितने? मेरा यंगर ब्रदर है, वन यंगर ब्रदर इज़ देयर. ओके. अब वो क्या करते हैं सर? ही इज़ अ लॉयर बेसिकली, ओके. and he is staying with my parents in my village currently. सर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, आप कैसा था चाइल्डहुड आपका? आपके भाई के साथ आपकी जो बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, और पेरेंट्स के साथ कैसा था? चाइल्डहुड बहुत अच्छा थे हम लोगों को. मेरा जो घर था ना, वो एकदम एक रिवर के बगल में था. ओके सर. तो हम लोग रोज़ वो स्विम करने जाते थे रिवर में. ओके. उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे. बट वो स्कूलिंग लेके भी मेरा पहले तो बहुत डर था. मतलब पहले मेरे को स्कूल में एडमिशन कराया था, बट वो मैंने स्कूल छोड़ के आ जाते थे. बट अल्टीमेटली जब स्कूल ज्वाइन किया क्लास 1 में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते थे हम, तो वो धीरे धीरे स्कूल अच्छा लगने लगा. आप स्टार्टिंग से एकेडमिक्स में अच्छे थे? स्टार्टिंग से बहुत अच्छे थे. मतलब आई वाज द टॉपर फ्रॉम क्लास 1 लेके ऑनवर्ड. ओके. सो स्कूलिंग अच्छा था. और सर आपके जो यंगर ब्रदर हैं उनके साथ आपका कैसे था बॉन्डिंग? वो भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग थे. हम लोग क्या करते थे कि जब छोटे थे ना, तो हम लोग एक साथ खाना खाते थे, दोनों मिलके एक साथ खाना भी खाते थे, एक साथ नहाने भी जाते थे. मतलब स्विमिंग करने जाते थे. उसके बाद स्कूल भी एक साथ जाते थे. सेम स्कूल तो में थे सेम आप लोग? स्कूल में ही हम दोनों थे. ओके. गवर्नमेंट स्कूल था सर आपका? गवर्नमेंट स्कूल था. ओके. तो कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल मतलब ना, कंडीशन कैसी ये थी? जो मेरा जो अप टू क्लास 10th I was in a different place. That was in West Bengal, यस सर. but that was in Hooghly district. कौन सी सर? Hooghly. हुगली. हाँ, there was a district in West Bengal that is Hooghly. But currently my home is in Howrah district. So दो different था. Up to class 10th I was in a different place, which is also a village. And after class 10th we shifted to the current residence. जो आपके हमारा father अभी का जो transfer आया फादर होगा? का Okay. ट्रांसफ़र नहीं था, बट वी शिफ्टेड बिकॉज हम सम मे बी माई स्टडी एंड ऑल. Okay. क्योंकि वो जो जहाँ पे हम पहले क्लास 10 तक पढ़ाई किए थे, वहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं थे.
तो ओके, इसीलिए पापा सोचा कि बिकॉज आई एम डूइंग गुड इन स्कूल, सो मे बी कुछ अच्छा स्कूलिंग में देना चाहिए इसको। ओके। तो वो सोच के एक और थोड़ा सा डेवलप जगह में और थोड़ा सा अच्छे जगह में हम लोग आ गए थे, वेयर वी आर करेंटली स्टेइंग, दैट इज़ इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो सर आपके फादर भी टीचर थे, हाँ, तो गवर्नमेंट टीचर थे? गवर्नमेंट टीचर थे, बट पापा का जो स्कूल था ना, हुँ, दैट वाज इन साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, सो दैट इज अगेन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो पापा घर में ओनली वीकेंड में आते थे। ओके, सो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे पापा स्कूल में चले जाते थे, दैट इज़ इन डिफरेंट ओके। डिस्ट्रिक्ट, एंड सैटरडे पापा आ जाते थे इवनिंग में। ये और था। फिर जब आप शिफ्ट हो गए तब भी वो कहीं और तब ही भी पोस्टेड सेम थे? ही था क्योंकि अच्छा, वहाँ पे अच्छा। भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही आई होता थॉट था। कि ट्रांसफ़र आ गया इसलिए। ना, पापा का ओके, ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, एक ही जगह पे ही, एक ही स्कूल में ही क्योंकि मेरे पूरा। फादर आर्मी में थे तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था। ना, तो वैसा नहीं सीन था ऐसे नहीं आपका। था, ओके, स्कूल टीचर थे तो स्कूल सेम स्कूल में ही पूरा ओके, ओके। रिटायरमेंट तक। सर 2018 में आपकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया जब आपको पता चला कि आपको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक ब्लड कैंसर है। तो उस फेज़ के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पता चला और फिर वो जर्नी में आप कैसे रहा? ओके, सो बेसिकली 2018 में इन द मंथ ऑफ मे आई वाज डायग्नोस्ड विद एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। सो ये डायग्नोसिस से पहले आई वाज ऑलमोस्ट हेल्दी। आई वाज टेकिंग कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन उस टाइम ले रहे थे ऑफलाइन। आप? इवन डायग्नोसिस का एक हफ्ता पहले भी हम कलकत्ता गए थे ऑफलाइन कोचिंग लेने में। बट क्या हो रहा था उस टाइम में, मेरे को ना छोटा छोटा इन्फेक्शन हो रहा था। एक इन्फेक्शन ठीक हो रहा है तो फिर से दूसरा इन्फेक्शन, एंड वो इन्फेक्शन ये जो नेल बेड होता है ना, नेल बेड के पास यस में सर। छोटा छोटा इन्फेक्शन हो रहा था एंड उसमें पास कलेक्शन हो रहा ओके। था। नॉट ओनली नेल बेड, इवन इन द रीजन ऑफ द थाई एक दो। ये कब स्टार्ट हुआ सर ये पस ये कलेक्शन? 2018 में एक दो महीना पहले, मतलब ओके, अप्रैल डायग्नोसिस से मई भी। मंथ, ओके। डायग्नोसिस से पहले। सो आई वॉज अ लिटिल सस्पिशियस कि ये हो क्या रहा, क्या हो रहा है, बार-बार हो रहा है। बार बार क्यों हो रहा है। तो जो मेरा कॉलीग था वो मेरे को एडवाइस किया, एक शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट कर ले। तो ये मैंने सोचा कि डायबिटीज़ में भी डायबिटीज़ एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा सिर्फ ब्लड शुगर ही क्यों, एक सीबीसी भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो ऑन ए संडे मॉर्निंग आई टेक द ब्लड टेस्ट कि एक सीबीसी और ब्लड शुगर करा दो। तो ऑन द नेक्स्ट मंडे, जो संडे में मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया सीबीसी एंड ऑल, नेक्स्ट मंडे आई कैन स्टिल रिमेंबर आई हैड ए लेक्चर इन सफदरजंग एज अ पार्ट ऑफ माई उस टाइम आप सफदरजंग में थे सफदरजंग एज़ अ में फैकल्टी? फैकल्टी। सो ओके, मेरा लेक्चर था एंड वो भी आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर द लेक्चर क्लास नेम, दैट वाज ऑन कॉन्ट्रासेप्शन। ओके सो सर। आई वाज प्रिपेयरिंग माई लेक्चर इन द इवनिंग ऑन संडे, एंड देन आई वाज थिंकिंग ऑफ द रिपोर्ट की रिपोर्ट का क्या हुआ, देख लेते हैं। यस सर। सो सडनली रिपोर्ट केम एंड रिपोर्ट देख के ही आई केम टू नो कि सम प्रॉब्लम इज़ देयर, कुछ सम मेजर सीरियस है। प्रॉब्लम इज़ देयर। हुँ, Because I'll tell you that in CBC the hemoglobin was showing 6 gram percentage, ओके, total WBC count was showing 900, and platelet count is 14,000. So immediately I came to know कि some major problem is going to happen. So immediately I called my colleague कि tomorrow class I am not going to take because platelet is below 20,000, so it's यस a सर। very risk. रिस्की। So I call my wife also कि now this is something bad is going to happen. So what we have to do tomorrow morning, we have to go to doctor and एम्स में आपने दिखाया था सर? एम्स में पहला जो मेरा कंसल्टेशन वो एम्स में ही था। सो because I passed out from एम्स दिल्ली, so I called some of my friend there and my teachers कि tomorrow morning I require an appointment in hematology department because this is the scenario. So that time onward I was suspecting कि something bad, some cancerous condition is going to happen. Later on I get admitted in एम्स। इनिशियल फेज में एम्स में ही एडमिशन लिए थे। ओके सर। तो एम्स में एडमिशन जब लिए थे वो भी बहुत आई मीन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। ब्लड
मैंने बोला कि 6 ग्राम % हीमोग्लोबिन, तो एम्स तो पहले बोला कि बोन मैरो एग्जामिन करना होगा। सो बोन मैरो एस्पिरेशन किया मंडे मॉर्निंग, एंड उसके साथ साथ मेरे को बोला ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लेना होगा। यस सर। सो व्हेन आई वाज टेकिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो मैंने बोला ना वो जो छोटा छोटा इन्फेक्शन था वो एग्रावेट हो गया। देयर वाज अ बिग पास कलेक्शन इन माई राइट थाई। ओके। सो देन हिमाटोलॉजिस्ट जो एम्स में था वो बोला कि आप इमीडिएटली एडमिशन ले लो। ओके। सो आई टुक एडमिशन। वार्ड में आप एडमिशन ले लिया एग्जैक्टली। आपने, ठीक है। एंड दैट एडमिशन लेने के बाद देयर वाज मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। My vision was not clear that time. I was seeing multiple black spot in my vision. So immediately एम्स में एक आई टेस्टिंग हुआ, उसमें बोला कि डिफ्यूज रेटिनल हेमरेज हुई है बिकॉज प्लेटलेट काउंट लो, प्लेटलेट्स कम थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। यस सर। उसके बाद धीरे धीरे जो बोन मैरो एस्पिरेट हुआ था उसका रिपोर्ट आया, एंड इट वाज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया। सो उसके बाद डॉक्टर आके बोला कि डोंट थिंक कि ये क्यों हुआ। तो मैं और माय वाइफ बोला कि हम लोग वो नहीं सोच रहे हैं कि क्यों हम लोग जो को आपकी ये फिलॉसफी है लाइफ की। कि ये क्यों हुआ, ये हम लोग नहीं सोच रहे हैं। आप बताइए कैसे इससे आगे क्या कर सकते आगे हैं, क्या करना है, क्या रहेगा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या प्रोसीजर। करना है। सो दैट वाज द इनिशियल फेज। ओके। लेटर ऑन ड्यूरिंग द इंडक्शन केमोथेरेपी ऑल्सो ये देर सारा वाज, सर एम्स में चल रही थी आपकी ट्रीटमेंट? ये एम्स में, एम्स दिल्ली में ही चल रहा ओके। था। तो ऑब्वियसली एएमएल का जो इनिशियल केमोथेरेपी होता है, इंडक्शन केमोथेरेपी, यस सर। वो स्टार्ट हुआ था एम्स में ही। बट उसमें भी प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम जो आया था दैट वाज अ वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। सो केमोथेरेपी स्टार्ट हो गया। डे 4 में पता चला कि मेरा जो राइट श्वास मसल है ओके। उसके अंदर मल्टीपल लोक्यूलेटेड पास कलेक्शन हो गया। इंटरनल भी इन्फेक्शन था। सो क्या हुआ था कि जो श्वास मसल था ना उसके अंदर sir. ब्लीडिंग हो गया था छोटा छोटा, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम था, एंड sir. आई वाज डूइंग एवरीथिंग, आई वाज वॉकिंग एंड ऑल। सो वो जो ब्लीडिंग स्पॉट था ना वो पास में कन्वर्ट हो गई थी, अच्छा। एंड इट वाज नॉट डिटेक्टेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द केमो। कीमो। So now you can understand, being a medical student, you can understand कि you are having chemotherapy यस सर। which has reduced your neutrophil, which has reduced your WBC count to almost zero, यस सर। and you are having an intra-abdominal infection. So that was the toughest phase in my life. I was in the verge of life and death. 4 दिन बाद केमोथेरेपी, 7 दिन चलता है जनरली, 4 दिन बाद केमोथेरेपी बंद करना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से। एंड बिकॉज इन्फेक्शन इज देयर, सो ऑल द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, द एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, जितना सारा कुछ हो सकता था एवरीथिंग वॉज देयर, बट स्टिल इन्फेक्शन वॉज नॉट सबसाइडिंग। उसके साथ सीवियर डायरिया, आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन। I was lean and thin that time also, but because of the illness, I lost around 14 kilogram of weight. So my body weight was 39 kg that time. So I was completely bedridden. I was not getting up from the bed. I was lean and thin, and because of this multiple treatment and all, there was severe acid-base disorder also. Now, when acid-base disorder sets in, and along with that there was severe fever and severe diarrhea, then doctor told ki you have to be shifted to ICU. ओके। सो एम्स में ही ICU में शिफ्ट हो गया था। नाउ जब ICU में शिफ्ट हुई उस टाइम में डॉक्टर टोल्ड माई वाइफ दैट ही हैज़ ओनली 10% चांस दैट ही इज़ गोइंग टू सर्वाइव। So that was the toughest time in my life, and even till today when I thought of those days ना, तो मेरा नींद टूट जाता है। I don't want to recall those days because that's a life and death scenario जो मैं एकदम डेथ होता है ना उसको एकदम सामने से देख चुका हूँ।
बट बाई गॉड ग्रेस एंड बाई प्रेयर्स ऑफ एवरीबॉडीज़ वहाँ से ठीक होके धीरे धीरे रिकवर किया था. यस सर. So initial stage was Very very tough. scary, very tough for me. सर ये जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था एम से, उस टाइम आपकी फैमिली का सपोर्ट और स्टूडेंट्स का सपोर्ट कैसा था? So after the initial induction chemotherapy ना यस सर. मेरा रिमिशन आ गया था. ओके. जो ब्लास्ट सेल कम हो जाता है वो रिमिशन आ गया था. तो रिमिशन होने के बाद एम्स का डॉक्टर ही मेरे को एडवाइस किया कि आपको ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं. बिकॉज मेरा जो डिजीज़ था उसमें रिलैप्स होने का चांसेस हाई है. यस सर. ठीक है. सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन एम्स जो जो ज़रूरी था, ब्लड का ज़रूरी था और भी बहुत सारा टाइप का सपोर्ट ज़रूरी था, वो उस टाइम में मेरा जो डिपार्टमेंटल कॉलीग है, मेरा जो सफदरजंग में जो कॉलीग था, यस सर. सफदरजंग में डिपार्टमेंट का जो सीनियर रेसिडेंट था एंड जो MBBS स्टूडेंट था वहाँ का सफदरजंग हॉस्पिटल का, दे ऑल हेल्प मी. ब्लड डोनेशन ज़रूरी है तो वो लोग आके ब्लड डोनेट करते थे. ओके. कोई अदर चीज़ ज़रूरी है, मेडिसिन लेके आना है, तो उसमें जो सीनियर रेसिडेंट था, वन ऑफ द सीनियर रेसिडेंट, आई रिमेंबर हिज नेम, डॉक्टर राम एंड डॉक्टर धर्मेंद्र. सो दे आर ऑलवेज विथ मी ड्यूरिंग दैट टाइम एंड माई कॉलीग वॉज ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव. वो आते थे, हमसे मिलते थे, कभी कभी आके थोड़ा सा बातचीत करके जाते थे. क्योंकि वो जो हॉस्पिटल एम्स में जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उसमें अराउंड 1.5 मंथ आई वॉज एडमिटेड देयर एंड आई टोल्ड यू कि आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन. तो यस सर. वो बहुत मतलब बहुत ही हार्ड टाइम था. तो उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी होता है. तो हम कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग करने का कोशिश करते थे, बट यू नो कि हार्ड टाइम में कभी कभी हो नहीं पाता है पॉजिटिव थिंकिंग. यस सर. तो सम टाइम आई क्राइड ऑल्सो इन साइलेंट. बट उस टाइम में कॉलीग आते थे. मेरा जो बेटा था वो छोटा था, 5 साल का था. तो आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल हिज फेस कि इसके लिए मेरे को ठीक होना है, बहुत जल्दी ठीक होना है. एंड माई कॉलीग आते थे, मेरे को बोल के गया था कि डॉक्टर सोमेन आप ये दीवार पे लिख लो कि आई हैव टू जॉइन माई ड्यूटी, वो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होगा. सो ये सब हम करते थे सो दैट आई रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट डार्क मोटिवेट टाइम खुद को ऑल्सो, रखते थे आप. मोटिवेट. एंड उसके बाद जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एडवाइस किया डॉक्टर, तब हम लोग क्या किया कि कलकत्ता में शिफ्ट हो गया. यू नो कि कलकत्ता में एक टाटा मेमोरियल सेंटर है. यस सर. सो जो मुंबई का जो है उसका ही ब्रांच है. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वहीं पे हुई थी. तो जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा था उस टाइम में फैमिली सपोर्ट तो था ही ऑलवेज, बट बोन मैरो में जो डोनर था वो मेरा भाई था, छोटा भाई, जो यंगर ब्रदर मैंने बोला. ओके. सो यू नो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पहले एक HLA मैचिंग होता है. तो मेरा भाई के साथ मेरा 50% मैच था, हैप्लो जिसको Okay, बोलता है. तो yes, sir. हैप्लो ट्रांसप्लांट हुई थी. बट हैप्लो ट्रांसप्लांट से पहले हम लोग डॉक्टर को बार बार पूछ रहे थे कि ये कितना रिस्की प्रोसीजर है जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. बिकॉज यू नो कि Yes, sir. आप इंडक्शन केमो में इतना आपका प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हो गया था. इन्फेक्शन हो गया ICU था, एडमिशन. इतना सारा कुछ प्रॉब्लम ICU हो गया एडमिशन था. कितने ड्यूरेशन रहा था सर आपका? ICU एडमिशन आई थिंक 8 to 10 डेज़ के अराउंड था. ओके. तो उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली स्केयरिंग तो था ही, तो स्केयर्ड हो गए थे. तो डॉक्टर को पूछ रहे थे, बट यू नो कि दे टोल्ड द हार्ड फैक्ट ऑफ द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कि इसमें जो सर्वाइवल चांसेस होता है वो अराउंड 50%. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पॉजिटिव होप बिकॉज दिस इज द हार्ड ट्रूथ फैक्ट कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पर्टिकुलरली हैप्लो में देर इज़ अ मॉर्टेलिटी ऑफ 50% अराउंड. बट आपका जो गुड थिंग है कि यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, देर इज़ नो अदर कोमॉर्बिडिटीज़. सो एज फैक्टर भी आपका एग्जैक्टली यंग है. ओके. एंड आपका जो डोनर है वो भी यंग है. यस सर. तो वो आपका पॉजिटिव फैक्टर है. सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन. बट वी थॉट कि जब बोल ही रहा है कि रिलैप्स होने का चांसेस इतना ज़्यादा है एंड रिलैप्स होगा तो दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो. सो वी हैव टू टेक आवर चांस, वी हैव टू गो फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट. कैलकुलेटेड रिस्क आपने बोला ले सकते एग्जैक्टली, हैं. जितना भी हो जाए वी हैव टू टेक. सर आप कलकत्ता ही क्यों गए थे? टाटा मेमोरियल में, एम्स में नहीं कराया आपने? ओके. सो इसमें क्या होता है ना, जो स्टेम सेल का एक स्पेशल यूनिट होता है स्टेम Okay. सेल ट्रांसप्लांट का, उसमें क्या होता है, यू आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन.
तो वो जो सोफिस्टिकेटेड यूनिट होता है ना, वो एम्स में उस टाइम में नहीं थे। ओके तो डॉक्टर ही बोला था कि ट्रांसप्लांट करना है बोन मैरो तो आप आइदर पीजीआई आई चंडीगढ़ में चले जाओ, नहीं तो जो सीएमसी वेलर है वहाँ पे ओके चले सर। जाओ, और नहीं तो टाटा मेमोरियल सेंटर में चले जाओ। एंड आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑल्सो, व्हेन द ट्रांसप्लांट इज़ डन, आपको ना वो जो सेंटर है वहाँ पे फॉलो अप में रहना होता है, क्लोज्ड ओके फॉलो अप। मतलब आपको एवरी डेज मे बी एवरी वीकेंड आपको जाना ही होगा वहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के लिए। ओके सो उसके लिए इफ़ यू आर स्टेइंग इन सम रिमोट एरिया जहाँ पे आपको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इफ़ द सेंटर ट्रांसप्लांट सेंटर इज़ नियर टू योर होम तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ये डॉक्टर मेरे को बोला था। तो आई थॉट कि कलकत्ता इज़ माई होम टाउन एंड माई रिलेटिव्स आर देयर, सो दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो कि आई शुड गो टू कोलकाता रादर देन मुंबई और अदर सेंटर। सो दैट वाज द रीज़न। बट सर आपकी यहाँ पे जॉब सफदरजंग में चल रही थी, तो आप फिर कलकत्ता शिफ्ट हुए, तो इस टाइम पे आपका जो प्रोफेशनल लाइफ थी प्लस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए होंगे उस टाइम पे, पैसों की Yeah, दिक्कत। yes. So, in bone marrow transplant, they initially, I mean, Tata Medical Center, they initially given an estimate that 24 lakh is the cost for bone marrow transplant, ओके and after that, follow up is others, that is the extra. ओके So, that time we came to understand ki we have to take help from others in the form of donation, because you know ki as you told ki I had to take leave from Safdarjung Hospital. यस सर। I was in non-paid leave for around 10 months during the period of my जब आप टाटा मेमोरियल में टाटा मेडिकल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था। सो अराउंड 10 मंथ नॉन पेड लीव था। Yes, सो दैट टाइम आई आस्क्ड फॉर डोनेशंस from different segment, from my student, from my colleague, and that was one of the happiest moment for me, even during my dark time also, कि within few days there was a donation of around 21 lakhs within, I mean, 3-4 days I think. यस सर, So मेरे को एक्चुअली वो ड्यूरेशन याद है। उस टाइम पे मैं एमबीबीएस में था, तो मुझे आपकी क्लास करनी थी, in ऑफलाइन क्लास। 2018, हाँ यस सर। 2018, yeah, तो मुझे था कि सर की अगस्त में होती है क्लास, बट इस बार कुछ आ नहीं रहा है, ऐसे नोटिस आ जाता है ना पैम्फलेट। right. तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे फेसबुक पे दिखा पोस्ट कि ऐसे आपको ब्लड कैंसर है और डोनेशन के 25 लाख समथिंग कुछ चाहिए। तो तब मुझे पता लगा कि अरे मतलब सर को कैंसर है, Yes. उससे पहले नहीं आइडिया था। So that time from all over India, I got donation from student. Okay, so that was one of the happiest moment. So जो milap.com होता है, so we asked for donation in that milap.com. So it क्या is है सर ये मिला? it's an I mean क्या जो क्राउड फंडिंग होता है ना, क्राउड ओके ओके फंडिंग ओके एजेंसी। सो Okay. वी पोस्ट आवर कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है उसमें पोस्ट करो। सो इट इज़ स्टिल देयर इन milap.com. Okay. इफ़ यू सर्च माई नेम इट इज़ स्टिल देयर। सो दैट इज़ द वे कि वी टुक डोनेशन फ्रॉम दैट टाइम। कैंसर हुआ था आपको, डायग्नोसिस से लेके पूरा ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में आपकी फैमिली में मैम का, जो आपकी वाइफ है, उनका क्या रोल रहा? आई थिंक आई वॉज इन हॉस्पिटल, यस सर। but she had the toughest time that time, what I believe, because I was not understanding anything. I was only in the hospital bedridden, यस सर। but she had to take care of the family also, my kid also, and also the hospital treatment प्लस also. She was, इमोशनल ट्रॉमा जो चल रहा है वो अलग। वो तो अलग है ही, बट उनको मतलब फैमिली भी देखना है, Yes, मेरे sir. पास भी आना है, ट्रीटमेंट भी उनको डिसीजन लेना है। ओके, बिकॉज डॉक्टर वॉज कंटिन्यूसली इन टच विथ हार ओनली। सो दैट वॉज आई थिंक द टफेस्ट टाइम फॉर हार ऑल्सो, बट सी टैकल्ड इट इन अ वेरी केयरफुल वे। And my family was obviously, they were supportive, but because my mom and dad, I told you that they don't belong from the medical fraternity, यस सर। so they don't take any kind of decision. But the toughest, the main support was coming from my MBBS batchmate from Nilatar Sakar Medical College and the Medicos 2000 group, you know कि यूजी के जो आपके यूजी फ्रेंड्स के थे, जो बैच में थे, you know कि जो फ्लैटमेट्स थे आपके।
that time the hostel hostel में mates. hostel Okay. mates. So we had a batch of 150, and I think 150 में से almost 150 batchmates was in touch with me, with my wife, and they were very, 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 very supportive. I should say कि I am blessed with such a MBBS batchmate. When I moved to Kolkata for bone marrow transplant, after that they took over the main charges. कि अब तू यहाँ पे आ गया, कलकत्ता आ गया, अब हम लोग सब कुछ कर लेंगे. तो टाटा मेडिकल में भी डॉक्टर में से मेरा एक MBBS बैचमेट था. ओके. एंड नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज का बहुत सारा सीनियर भी थे टाटा मेडिकल हॉस्पिटल में. ओके. सो आई टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोस थिंग. एंड टाटा मेडिकल ट्रांसप्लांट जर्नी was not that I mean hard. It was smooth, but obviously in between ups and down was there. But bone marrow transplant में क्या होता है कि it takes admission and discharge के बीच में there was a gap of around 1 month. 1 month I was admitted there for the full process of the bone marrow transplant. It takes around 1 month, and during that 1 month hospital stay, my wife was there with me. Okay. Because what I was telling na ki the bone marrow transplant unit, it's an segregated separate unit, which is I mean protected from any kind of infection. Yes sir. And if I am a patient तो मेरे साथ एक attendant रहेगा. My wife was the attendant, but she has to stay with me always. She cannot go out also. ओके. Because of chances of infection was very high. तो आपको ट्रीटमेंट कराना था, आप तो थे ही, बट मैम को भी वहाँ रहना पड़ रहा था. Exactly, exactly. In the same room, she was there with me for the whole 1 month. तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था वो. Exactly. ओके. तो सर ये जो आपकी जर्नी थी काफ़ी टफ थी, और अभी जैसे लोग जो इस जर्नी को फेस कर रहे हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही है कि डोंट क्विट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी होपफुल. स्ट्रगल आएगा, हार्ड टाइम सबके लाइफ में आते हैं, बट व्हाट आई टोल्ड अर्लियर कि आस्क गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ टू ओवरकम द चैलेंजेस. दैट शुड बी द मोटो. नेवर क्विट. सर जितना आपने बताया, मुझे लग रहा है कि जैसे फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपकी वाइफ, और जैसे हम लोग बात करते हैं MBBS में कि जो UG में MBBS की जर्नी में जो फ्रेंड्स होते हैं वही लाइफ में काम आते हैं. वो आपकी स्टोरी सुन के लगा कि मतलब वो बात सही है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम जो बोला कि क्योंकि उस टाइम जो फ्रेंडशिप होती है वो काफ़ी प्योर होती है. प्योर बॉन्डिंग होता है उसमें से. हाँ. बहुत सारा फ्रेंड है जो दिल्ली में मेरे एम्स में भी मिलने के लिए आए थे. ओके. बहुत सारा MBBS बैचमेट है. एंड ऑब्वियसली कलकत्ता जाने के बाद तो सब लोग जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम डोनेशन एंड ऑल, एवरीथिंग दे टुक केयर ऑफ. तो ये भी सर लाइफ लेसन मिल रहा है कि MBBS में जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको संभाल के रखना है. फ्रेंड को ऑलवेज संभाल के रखना होता है. आपको पता नहीं है कि कब ज़िंदगी में कब किसका ज़रूरी पड़ जाए. यस सर. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं. स्टूडेंट रिव्यूज़ देखते हैं सर. स्टूडेंट्स क्या आपके बारे में सोचते हैं, तो एक क्लिप मैं चलाना चाहता हूँ. Dr. Soman sir has never just been a teacher, but also an inspiration to my medical journey. I take great inspiration from Dr. Soman Manna sir, whose remarkable teaching made even the most complex topics of physiology very easy and crystal clear for his students. In my preparation days, I watched his rapid revision LRR lectures, and I was really awestruck with the way of his teaching, simplifying complex topics into simple concepts. Sir have an exceptional ability to break down the complex concepts into easy and digestible pieces, which makes it possible for us to grasp the content and retain it for the long time. When I started reading from Dr. Soman sir's lecture, फिजियोलॉजी, देन आई गॉट सम क्लैरिटी कि ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आगे मेडिसिन में या फिर किसी और सब्जेक्ट में जाके यूज हो रहे हैं. तो सर का जो वीडियो इतना कॉन्सेप्चुअल रहता है, इतना अच्छे से समझाते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और उनकी तरह ऐसे अच्छे से इतना अच्छे से समझा पाएगा. मतलब एटलीस्ट फॉर मी डॉक्टर सोमन सर इज द बेस्ट टीचर. I met him for the first time in person. It was no less than a fanboy moment for me, and I clicked picture with him and also posted it on my social media. Since then, I am consistently in
touch with sir, and he has always helped me. I'm beyond grateful for his kindness and help he always gives me. Every interaction with him has been a new learning for me. कि खास बात उनके डीप नॉलेज ही नहीं, बट जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अपने लेक्चर्स को इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो भी है, ताकि हमें उनके लेक्चर्स लॉन्ग टर्म तक याद रहे और इजीली रिकॉल हो पाए. I still remember जब हमारा बैच सर से पढ़ता था, which was back in 2020, since I was the COVID batch, whether it was the online classes or the offline practical classes. So made sure that we understand concepts like forces acting on the alveoli or the various physiological diagrams in a very palatable manner, also not forgetting the intricate and relevant detailings of each topic. और सर से तो मैं बात भी करता रहता हूँ, सर हमेशा रिप्लाई भी करते हैं, बात भी करते हैं, कुछ डाउट्स हो तो भी क्लियर कर देते हैं. तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा सर को कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको डिस्कवर कर पाया इस नीट पीजी के जर्नी के टाइम में और आपसे ही मैं पढ़ा. थैंक यू सर. His lectures are not just helpful for NEET PG and INICT, but they are also reliable for my residency in physiology as well. I'm always thankful to sir. Thank you so much, sir. So I want to thank sir for teaching us all these valuable things to us, and I take huge inspiration from sir, and I'm really grateful that I have had the opportunity to learn from you. Thank you so much, sir. He never allowed us to just be a passive learner. He always encouraged us ताकि हम और सोचे, उनसे क्वेश्चन करें and understand the why behind every concept. आज भी इंटर्नशिप के टाइम मुझे उनके एक्सप्लेनेशंस याद आते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी बना देते हैं. And now, as an intern, when I read physiology, when I read sir's notes or videos, it all feels so smooth and effortless, which is a testimony to the clarity that he has instilled in the minds of his students. Grateful and thank you so much, sir. सर, जब स्टूडेंट से आप ऐसे रिव्यूज़ और आपके बारे में जो उनके थॉट्स हैं वो सुनते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है आपको, तो आपको कैसा लगता है? All these are inspiration for a teacher, you know, Yes. and I am not exception to that. जब भी स्टूडेंट का कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, ऑब्वियसली खुशी तो आता ही है, उसके साथ मेरे को ना और भी इम्प्रूव करने का मन आता है कि ये स्टूडेंट को इतना बेनिफिट दे रहा है, सो इफ़ आई इम्प्रूव माई सेल्फ लिटिल बिट मोर, तो वो तो स्टूडेंट को और भी बेनिफिट दे सकता है. सो इट्स एन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. सो उसमें हम क्या करते हैं, मेरा लेक्चर को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं. कोई नया चीज़ आया, कोई नया स्टाइल आया, कोई नया कॉन्सेप्ट आया, तो वो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है कि नाउ मेरे को ये भी इंक्लूड करना होगा, सो दैट स्टूडेंट का और भी बेनिफिट में आ जाऊँ. आपको बूस्ट मिलता है कि हाँ और अच्छे से करना. एग्जैक्टली. तो अब आते हैं फाइनल डायग्नोसिस पे. तो हमारे साथ हैं सर की वाइफ डॉक्टर शुभा लक्ष्मी. हेलो मैम, वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमने सर के लाइफ के बारे में अभी सुना, पर्सनल प्रोफेशनल, तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, आप काफ़ी सर के लाइफ का स्ट्रॉन्ग पिलर रही हैं और आप सर को लगभग 24 साल से जानते हैं. तो आप क्या कहना चाहते हैं सर के बारे में? Oh, I'm very proud of him. He has evolved with time. बहुत सारा changes I have seen him grow up. Actually, we both grew up together, kind of. जो प्रोफेशनल जर्नी थी सर की, क्योंकि आपने सर को MBBS फर्स्ट ईयर से देखा है और अब सर प्रेप लैडर की फैकल्टी हैं और सर ने ऑथर हैं काफ़ी बुक्स के, तो कैसा लगता है आपको? Oh, it feels great. All over the India, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हम कहीं भी मिलते हैं, एयरपोर्ट्स, शॉप, मॉल एंड ऑल, तो एवरीवन रिकॉग्नाइजेस हिम एंड वंस क्लिक अ पिक्चर विथ हिम, सर का ऑटोग्राफ मांगते हैं. सो यू नो, यू रियली फील ग्रेट दैट योर पार्टनर हैज come along such a long way. He has come, he is successful, you know. तो आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि सर इतने फेमस हो जाएंगे, इतने टॉप फैकल्टी बनेंगे? नो, इतना दूर तक हमने कभी नहीं सोचा. वी बोथ वर स्टूडेंट्स, तो वैसे फ्यूचर प्लान हमने कभी किया ही नहीं. अच्छा. एज इट इज द वे इट केम अप, हमने उसको. आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे, मतलब एज अ फ्रेंड ज़्यादा है कि टिपिकल हस्बैंड वाइफ अभी, या जैसे स्टार्टिंग में थी फ्रेंड्स? वैसे ही, हाँ, वी फाइट. ही नेवर सेज सॉरी, नेदर मी. बाकी मैम, जो सर ने की जो कैंसर वाली जो जर्नी थी, ट्रीटमेंट पार्ट, तो सर का हमने वर्जन सुना कि आप काफ़ी सपोर्टिव थे और आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े. तो हम आपका वर्जन जानना चाहते हैं कि आपको उस टाइम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने कैसे फेस किए? Well,
The first time when I got to know the diagnosis, Yes, ma'am. the first thought that came to my mind that I have a small child. My son was 5 years old at that time. Yes, ma'am. And you know, I also lost my father at a very young age. I was 12 years old. My father Okay. had brain cancer. Yeah. Okay. So like within flash of a seconds, those memories सारा recall हो recall गया ho gaya that are we going to see the same things again? Like when you get to know that term cancer, it's still a taboo in Yes, our ma'am, yes, society. ma'am. So और चाइल्डहुड में आपने वो I चीज़ have फेस seen की है. everything, yeah. यस मैम, यस मैम. so first reaction तो यही था. फिर things settle down. You have to accept what it is Yes, as it ma'am. is. Nothing in your hand. यस मैम. So उस start टाइम हुआ struggle. उसके बाद 1.5 month hospital and home, hospital and home. This is what life was. I tried to keep myself strong as much as I could. क्योंकि आपको सर को भी मोटिवेटेड रखना था. अगर Yeah. आप ही वीक पड़ जाएंगे तो. Yeah, I never showed my weakness in front of him, यस मैम. but he was the more positive one in both of us. यस मैम. He was very positive from the very beginning. I used to sometimes break down, but he never. जब सर डिमोटिवेटेड होते थे तो आप मोटिवेट करते थे. We मतलब were like each other's support. उसके बिना तो होगा ही नहीं ना. यस मैम, यस मैम. और मैम आपके जो बेटे थे उस टाइम पे, उस जो छोटे 5 साल के, सर ने बताया था 5 साल 5 के years only. तो उनको आपने बता दिया था कि ऐसे कैंसर No, है. he was too young to understand yes, anything. ma'am. His papa is sick. He's in the hospital. He'll come back home. ओके. I also didn't want to bring him to the hospital also because I Yes, didn't ma'am. want to see him in that condition which he यस was. मैम. But the nurse has told me in the word that बेटे को लेके आओ, he'll get a सर को ज़्यादा pump मोटिवेशन मिलेगा. मिलेगा. Yeah. और So, ओके. so I still remember that day, the first day when I brought him. So he was smiling and he bought a card for me also. Okay. It was his birthday, 7th of Okay. July. Yeah, he made a handmade card. Papa के लिए लेके जाना. He bought a card for him and he started crying seeing him. It was a tough journey, but I would say God was there with me all along यस मैम. in the form of blessings that I had. यस मैम. I never had to think about like the blood donation and arrange the medicines. Everything was like brought to me in that private ward in AIMS. ओके. Just a click of a phone call, a message. फ्रेंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा In था. case students, oh my God, I didn't know at that time he was so famous. तब आपको और रियलाइजेशन हुआ Oh कि my God. God gives you tough time and also shows you the path how to come out of it. उस ड्यूरेशन में आपने काफ़ी कुछ लर्न किया लाइफ में. Yeah, I have also grown up a lot. एज अ पर्सन Yeah, ग्रो किया आप yeah, लोग. much. तो मैम उस टाइम आप लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किया और आपने जो चीज़ें सीखी, तो जैसे अभी आप देखते हैं क्योंकि मेडिकल फैटर्निटी में आपके फ्रेंड्स या नोन में कोई ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं या फिर इन जनरल लोग फेस कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि कैंसर वैसे ही बहुत इंडिया में बढ़ रहा है और टैबू है, प्लस लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो आपने उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई एक मैसेज देना हो आप दोनों को ही? I believe winters turn into spring. I Okay. really believe in this saying. Things will pass. Time is the best healer. This is also Yes, what I ma'am. believe in. यस मैम. Things will change. It has to change. Just keep faith, prayer, whatever we have in our hand, but we can. Doctors are there. Believe your doctors. Which Yes, is believe in your doctors. That is also very important. So initially I was against taking the donation यस मैम. because as I felt कि whatever savings we have and all उसी को यूज़ करते हैं. use करते, but he was like, no, if something happens to me, you will be drained out. यस मैम. यस मैम. So it was his decision and his colleagues and friends like where they were like, we want to do something for him. Let us do it. I was not in support of taking the donation. Like,
open platform and all. And so his friends like बट convinced सर me. ने बोला कि हाँ ठीक है इन्होंने भी लेना. हाँ कि he convinced me कि चलो. And I would say it's not only money, it's the blessings and the prayers which we have accumulated at that time. यस मैम. Such beautiful messages the donors used to write. It really inspired us, give us a strength to move on. और मैम एक और चीज़, जैसे कि आप दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको उस समय समझने में थोड़ा आसान रहा होगा कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे. लेकिन नॉन मेडिको फैमिली है तो उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो उनको आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहें, या आपका क्या मैसेज रहेगा, या आप उनकी कुछ हेल्प कर सकें? Yeah, we always are there, friends, colleagues, सब में every other day we get to know a diagnosis has come up. So like he gets calls from MBBS students that sir, like me or my family, someone has been diagnosed. So Okay. please show us the way. How should we proceed? So Okay. from there only we have to develop more relations. Like though with them we are still in touch. तो आप लोग मतलब गाइड करते हैं गाइड करती लोगों हो की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप लोगों ने कैसे उस जर्नी को फेस किया, तो लोग आपसे पूछते हैं तो आप लोग बताते हैं. एक्चुअली इनिशियल फेज सबके लिए टफ होता है, तो When you get to sir. the diagnosis के बाद. कोई एक ऐसे बंदा मिल जाए जिसका पहले ऐसे सफ़र किया है, तो उनसे एडवाइस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो इसीलिए हम लोग ऑलरेडी कुछ लोगों से ऑलरेडी इन टच. We are still in touch. It has been 7 years, but we are in touch with so many. एडवाइस देने के बाद बहुत लोग अच्छा हुआ भी है, मतलब ट्रांसप्लांट हुई है, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ करेंटली. ओके सर. So whenever we get this kind of chances, someone is approaching us, we are always welcoming them. कि We try our best to give them the support. Mentally, physically भी हम try करते हैं कि जाके उनको हॉस्पिटल पे मिलना, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए. तो सर थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, अब नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, रैपिड फायर. तो आर यू रेडी सर? रेडी. 11 क्वेश्चंस. ओके. ठीक है, तो आपको तुरंत आंसर देना है, मतलब आपके पास 5 सेकंड होंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. सिंगल वर्ड आंसर. सिंगल डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ओके ओके. ठीक है सर. ओके. तो सर पहला क्वेश्चन, योर करंट फेवरेट टीचर. फार्माकोलॉजी गोविंद राय गौड़. बेस्ट फ्रेंड इन मेडिकल लाइफ. देयर आर मेनी, बट एक को नाम अपार्ट लेना फ्रॉम होगा मैम का नाम नहीं ले सकते. तो नहीं, एक का नाम लेना होगा तो एमबीबीएस एक दोस्त था डॉक्टर रथींद्रनाथ विश्वास, ओके. एंड डॉक्टर अरिंदम, डॉक्टर देवब्रतो, दे आर माय बेस्ट. अभी भी आप? अभी भी. ओके, तो दिल्ली में ही है वो? नो, दे आर बेस्ट इन कलकत्ता में. ओके ओके ओके. फेवरेट डिश? बिरयानी, चिकन बिरयानी. चिकन बिरयानी. कोलकाता बिरयानी बोलो. कोलकाता चिकन बिरयानी, नॉट एनी. मैम को ज़्यादा पता होगा वैसे. वही. सर अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो ऑल्टरनेट कैरियर का आपने कुछ सोचा था कुछ? Yeah, actually, before MBBS, I took admission in Jadavpur University in West Bengal in physics. अच्छा. So that was my dream to become a physicist. Okay. If not doctor, maybe physicist or scientist. That was my plan. ओके सर. MBBS का कौन सा सब्जेक्ट था इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती थी? Microbiology for me. It Okay. was tough for me all. बैक्टीरियोलॉजी वाला पार्ट हाँ, काफ़ी कुछ याद नहीं रहता था. मेमोराइज करना पड़ता है. मेमोराइज करना. सो फार्मा में सर नहीं होती थी? फार्मा इतना टफ नहीं था मेरे लिए, बट माइक्रोबायोलॉजी वाज द टफेस्ट थिंग. ओके. मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? नाइट पर्सन. नाइट पर्सन. आपने बताया कि आप 8:30. फेवरेट मूवी या वेब सीरीज जो अभी देखी हो या वैसे? In Netflix there is a web series Dark. डार्क. So that I like most. ओके. Apart from that movie बोलोगे तो जब We Met एक मूवी आया था हाँ, बहुत सर. पहले का. So I like that शाहिद movie. कपूर. anytime. शायद And, हाँ सर. वन स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट दैट यू नेवर फॉरगेट. Yeah, there are many good compliment. Sir, I liking your teacher and all. But the best compliment that I still remember, I was taking one YouTube session and one student commented, "Sir, you are looking like Karan Singh Grover." So that I still remember. So I believe that is the best compliment still remember today. Okay. One superpower you wish you had.
Yeah, so I like to time travel. Okay. Yeah, so if that's possible, I like to go back in time in Childhood. old age, maybe childhood. So that is a superpower. ब्रदर के साथ आप स्विमिंग बताते थे आप. Yes. सर फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स. In India, Goa. Any beach destination I like. Okay, So beach Goa is my person. favorite beach person. One word students should remember about you. Physiology _ Dada. So in Bengali, the Yes, sir. Dada is a Dada. famous term, Yes, sir. So I like to be remember as Dada of Physiology or Physiology Dada, anything. सर आपने सारे क्वेश्चंस का काफ़ी रैपिडली और अच्छे से जवाब दिया, तो एक गिफ्ट हैम्पर हम देते हैं, तो मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहता हूँ. तो सर बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की ओर. तो आप मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, पर्सनली प्रोफेशनली, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट आई नहीं. Yes. So NEET PG preparation, it's one of the hardest time. So मेरे को जो लगता है ना कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है यस सर. एंड डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ अदर्स. सबका अलग अलग प्रिपरेशन होता है. सो पीयर प्रेशर में नहीं पड़ना है. एंड सेकंड थिंग जो है कि 3 चीज़ मैं मानता हूँ 3 चीज़ करना चाहिए. वो है नंबर 1 रिविजन, नंबर 2 रिविजन एंड नंबर 3 रिविजन. सो वट एवर यू आर रीडिंग, try to revise it at least 3 times before your exam. Otherwise सब कुछ messed up हो जाएगा एग्ज़ाम में. Believe me, trust me. Okay. And जो लास्ट थिंग वो है कि कोई भी प्रिपरेशन फुल प्रूफ नहीं है. 100% फुल प्रूफ प्रिपरेशन बोल के कुछ होता नहीं है. यस सर. सो वट एवर यू आर फॉलोइंग, कीप फेथ ऑन यू एंड try to do that. Continue doing that only. Don't shift your preparation from here and there. Okay. So I क्योंकि think आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग बहुत सारा है. एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं. बीच बीच में भटक जाता है यहाँ से Yes, वहाँ. sir. सो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है. यस सर. सो वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर फॉलोइंग, ट्राई टू कीप ट्रस्ट ऑन दैट. ओके. एंड उसको ही फॉलो करो. इधर उधर भागने का कोशिश मत करो, उसमें टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होगा. सर जैसे मतलब कोई एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, लेकिन उस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं ना. हाँ, दैट इज़ ऑलवेज दैट यू कैन डू. दैट शुड बी फ्लेक्सिबल. बट एक सब्जेक्ट में एक ही teacher. चीज़ आप फॉलो करो. अदरवाइज क्या होता है हमारा जो टीचिंग का ये होता है ना, इसमें टीचर के बीच में 19-20 फ़र्क होती है. Yes, बट sir. वो आपका रैंक में उतना फ़र्क नहीं होगा. कोई भी एक टीचर का कंप्लीट लेक्चर फॉलो करोगे ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. यस सर. सो दैट इज़ द एडवाइस. वन सब्जेक्ट के लिए वन टीचर. वन टीचर. और सर जो नीट पीजी के बाद अगर स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी अगर उठाना चाहते हैं एज अ ब्रांच, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन होंगे? It's one of the coolest job, कि you have a particular duty hour and बाकी time you can give your time to your family. नो नाइट ड्यूटीज. No night duties. And although we have a fixed salary, fixed income, यस सर. but आप जॉबलेस भी नहीं रहोगे. जॉब तो मिल ही जाएगा बिकॉज देर आर मैनी अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस कमिंग अप इन इंडिया. यस सर. सो MD फिजियोलॉजी करने के बाद आपको जॉब तो मिल ही जाएगा. And there are other opportunities, but I think in this platform that हाँ, is less yes, sir. time to discuss, but I think you can take physiology safely without much problem. किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए सर, मतलब पर्सनैलिटी किस टाइप के स्टूडेंट्स को? ये एक्चुअली स्टूडेंट से आना चाहिए. मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ. जब स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को प्री नहीं तो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना है, ओके. तो हम उसको बोलते हैं आप देख लो पहले कि आप लैब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ओके. कि टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. Okay, So मान लो someone wants to do more of lab work, so Yes. biochemistry, pathology will be ओके. better for them. माइक्रो. Exactly. But if someone is interested in pure teaching, then anatomy, physiology, all this. सब ओके चीज़ सर. सर आपकी लाइफ जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, और आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि लाइफ में कुछ भी मुमकिन है. और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाने से पहले आप मग पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए. इसमें यस सर, वो वाइट पोर्शन. इसके हाँ सर, White, साइड. white. portion.
Thank you so much, sir and ma'am, for coming and inspiring our listeners. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू. आई होप ये पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और टॉप फैकल्टी के साथ. जैसे आपको सर का सोलो पार्ट मैम को आते हैं, इनिशियल वाला नहीं हुआ है. देखा है.